हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निमी क्लासेस विथ मोटिवेशन। आज हम क्लास 10th की कृतिका का बुक फर्स्ट चैप्टर माता का अंचल पढ़ने वाले हैं, जो कि सिर्फ पूजन सहाय जी के द्वारा रचा गया है। मैंने साइंस का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सेकंड चैप्टर भी मैं बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ। तो चैप्टर पढ़ते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। मतलब जहाँ जवान लड़के होंगे वहाँ क्या होगा, प्रिय मधुर संगीत बजेगा और वो प्रसन्न रहेंगे। और जहाँ बूढ़े रहेंगे साथ में, उन्हें यही परेशानी खाती रहेगी कि कितना खर्चा हुआ है। हमारे पिता तड़के उठकर नबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। मतलब उनके पिता सुबह जल्दी, तड़के में सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर वो पूजा में बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना मतलब आदत हो जाना। हमें बचपन से ही उनकी आदत लग गई थी। मतलब जैसे वो जल्दी उठते हम भी जल्दी उठ जाते थे। माता से केवल दूध पीने का ही नाता था। मतलब मैया से सिर्फ वह दूध ही पीते थे। यहाँ कहने का मतलब है ज़्यादा समय वो अपने पिताजी के साथ गुजारते थे और माता के साथ वो कम समय गुजारते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। मतलब वो बाहरी बरामदे में पिता के साथ सोया करते थे, माँ के साथ नहीं सोते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते थे। मतलब उनके पिताजी उनको अपने साथ उठाकर नहा धुलाकर पूजा में उनके साथ बैठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक्कतने लगते थे। मतलब जोर परेशान कर देते थे, वह हमारी भी भभूत का तिलक लगाइए। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े ललाट के त्रिपुंड कर देते थे। मतलब वो जो कुछ थोड़ा हंस दे देते, भाई इतना ज़्यादा जिद कर रहा है, कुछ डांट कर या कुछ परेशान होकर वो क्या करते थे, उनके सिर पर त्रिपुंड मतलब 3 लाइनें बना देते थे। और हमारे ललाट में भभूत खूब खुलती थी। मतलब उनके ललाट पर जो भभूत थी वो काफ़ी अच्छी लगती थी। सिर से लंबी लंबी जटाएं थी, उनके बालों में बहुत लंबे लंबे बाल थे। भभूत रमाने से हम खासे भंबोला बन जाते थे। मतलब जैसे भोलेनाथ लगाते हैं ना अपने सिर पर 3 भभूत की तिलक, वैसे वो भी लगा लेते थे। उनके भी बाल लंबे लंबे थे, तो वो बिल्कुल बम भोले जैसे बन जाते थे, शिव जी जैसे बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। मतलब उनके पिताजी उन्हें भोलानाथ प्रेम से पुकारते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। मतलब उनका रियल नेम था तारकेश्वर नाथ और उनके पिताजी उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया। पिता को तो वो बाबूजी कहते थे और मम्मी को मैया बोलते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहार करते थे। मतलब जब उनके पिता रामायण पढ़ते थे तो उनके पास में बैठकर वो आईने में अपना चेहरा देखते रहते थे। जब वे हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। मतलब जब वो देख रहे होते हैं आईने में तो उनके पिताजी उनकी तरफ देख लेते हैं और हंस लेने लग जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम आईने में देखेंगे तो अलग अलग तरीके के मुंह बनाएंगे, तो हंसी तो सभी को आएगी। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपनी एक राम नामी बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ के करने की पौथी के साथ बांधकर रख देते। मतलब जब वो पूजा खत्म हो जाती थी तो उनके बाद वो राम नाम लिखते थे। राम 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 लिखते रहते ना, वैसे वो लिखते थे। और जब 1000 बार नाम लिखकर वो जो उनके गण की जो पोथी थी, मतलब पोटली थी, उसके साथ वो बांधकर उसमें रख देते। नाम लिखकर आटे के गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा की एक एक आटे की गोलियों फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाल पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। मतलब वो 500 बार छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पर राम नाम लिखते और उसको एक
आटे की गोली में लपेटकर गंगा जी चले जाते थे। उसके बाद में है ना वो छोटी छोटी गोलियों को गंगा में प्रवाहित करते थे। उनके उस समय भी वो उनके कंधे पर बैठे रहते थे और हंसते रहते थे ये सब कुछ देखकर। जब वे घर की ओर लौटते थे तो रास्ते में एक पेड़ आता था जिसकी जो डाल थी वो झुकी हुई रहती थी, उसी पर उनको बैठाकर झूला झूला देते थे। कभी कभी बाबूजी हमें कुश्ती भी लड़ते थे, मतलब कभी कभी उनसे कुश्ती भी लड़ते थे उनके पिता। वह स्थिर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते, मतलब वो खुद तो कमज़ोर हो जाते और हमें ताकतवर बना देते थे और फिर गिर जाते थे। ये उतान पड़ जाते थे, मतलब वो पीठ के बल गिर जाते थे, हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे, उनके ऊपर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते तब वे हंसते हंसते हमारे प्यारे हाथों को मूंछों से छूकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हंसते मतलब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगने लगते तब हम हमारी बारी बारी पर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेने के जब वे दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब उनकी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल पर गड़ जाती, मतलब उनके गालों पर क्या हो जाती थी, वो चुभ जाती थी। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे, मतलब उन्हें गुस्सा आ जाता था। इस पर वह बनावटी रोना मतलब रोने लग जाते थे। वो झूठ मार में रोते ना, वैसे रोने लग जाते थे। हम अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे, मतलब किसी को रोता देख हंसने वाली जो फीलिंग आती है ना, वैसे हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौकी पर बैठे खाना खाते थे, उन्हीं के साथ पिताजी के साथ ही खाना खाते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे से गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस मतलब होता है सब्जी, और उसमें डालकर उन दोनों को मिक्स करके उनको क्या खिलाते थे, अपने हाथों से खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते थे, मतलब जब वो उनका पेट भर जाता था, मन भर जाता था, तब मैया थोड़ा सा और खिलाने के लिए हट करती थी, जिद करने लग जाती थी, नहीं नहीं थोड़ा सा और खा लो, थोड़ा सा और खा लो। इस तरीके से वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते हैं, मतलब छोटे छोटे कोर देते हैं आप उनके मुंह में। इससे वे थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा चुके हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा डालेंगे उनको खिलाएंगे तो उन्हें लगेगा भाई बहुत तो खा लिया है हमने। आप खिलाने का ढंग ही नहीं जानते। भाई मैया कहती है पिताजी से, भाई आपको खाना खिलाना नहीं आता। बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए, बच्चे को भाई उसके मुंह में ना अच्छे से ठूसना चाहिए बस। जब खाएगा बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर, मतलब जितने बड़े कोर खाएगा उतने ही दुनिया में उसको जगह मिलेगी। ठोर मतलब होती जगह। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने, मतलब मर्द क्या जाने कि बच्चों को कैसे खाना खिलाना चाहिए। वाह। और महतारी मैं के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भर जाता है, मतलब मैया के हाथ से खाने पर क्या हो जाएगा, उनका पेट भी अच्छे से भर जाएगा। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम लेकर कोड बनाकर ये कहने हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। मतलब वो ऐसे बोलती कि ये लो तोता का कोर, अगर इसको नहीं खाया तो ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा लाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, मतलब बच्चे उनको इतनी जल्दी खा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों के चट कर जाते थे, मतलब उनके जो कोर थे बनावटी कोर उनको खा जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो, मतलब अब तुम क्या हो, शहंशाह बन गए हो, पूरा तुमने खाना खा लिया, अब जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नाम धड़क बाहर गली में निकल जाते थे। मतलब मस्ती में मगन होकर वो क्या करने थे, गली में खेलने चले जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती थी तब हमारे लाख झटपटाने पर भी वह हमें एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी, मतलब सरसों का तेल लगा देती थी भरकर, वो भी एक अंजूली, जब उनको वो पकड़ पाती थी। हम रोने लगते और बाबूजी भी उस समय खड़े हो जाते थे, जल्दी से खड़े हो जाते थे। पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें
उठकर ही छोड़ती थी, मतलब उनके अच्छे से मसाज करके तैयार करके ही उन्हें छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार के काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। मतलब पूरी तरीके से उनको क्या कर देती थी, जोकर बना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारे बाट चाहने वाला, मतलब जो उनके दो दोस्त थे, बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर जाते थे और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे, मतलब खेल खेलने लग जाते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही इनके नाटक का घर बन जाता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही इनका रंगमंच बन जाती थी। उसी पर ये सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोवा बनाकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाते थे। मतलब ये कितने इंटरेस्टिंग तरीके से खेलते हैं। क्या आपका भी बचपन इसी तरीके से गुजरा था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठिकरों, मतलब जो ठीकरे होते हैं, जब जो फूटे हुए मटके होते हैं उसको बोलते ठीकर के बरखरे, मतलब बटखरे, सॉरी ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गया था। बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाए जाते थे। हमें लोग खरीदार, मतलब वही लोग क्या हो जाते थे, खरीदार हो जाते थे और वही बेचने वाले हो जाते थे, दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 मतलब जो गोरखपुरी पैसे दे खरीद लेते थे, मतलब वो जो उन्होंने पैसे बनाए थे ना, उन्हीं को क्या कर लेते थे, खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाइयों की दुकान बढ़ाकर हम लोग घेरौंदा बनाते थे, मतलब उनका घर बना लेते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर। धूल से तो उन्होंने दीवार बना ली और तिनकों से उन्होंने अपनी छत बना ली। दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, घड़े के मुढ़े की चूल्हा चौकी, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती है। मतलब उन्होंने सारा सामान बना लिया, कढ़ाई भी बना लिया, चूल्हा भी बना लिया, कलछी भी बना ली। अब बस खाना बनाने की देर है। पानी से घी बना लिया, धूल से पिसान और बालू से चीनी, मतलब जो सूजी होती है ना, पिसान, वो बना लिया और बालू से उन्होंने क्या बना ली, चीनी बना ली। हम लोगों ने जोनार मतलब होता है जीमना, जीमन करते ना, वही तैयार करते थे। हम ही लोग जो नहार करते थे, मतलब वही लोग जीमना करते थे और वही लोग जीम लेते थे। मतलब जीमन करके वो खुद ही क्या कर लेते, उसमें खाना खाने बैठ जाते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। मतलब जब जो पंगत बैठ जाती थी तो वो भी क्या करते थे, चुपके चुपके धीरे धीरे उस पंगत में आके जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देख हम लोग हंसकर और घेरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। मतलब उन्होंने जो घर बनाया था उसको तोड़कर वो भाग जाते जब उनके पिताजी को वो पंगत में बैठते हुए देखते हैं। वही हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। मतलब उनके पिताजी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि फिर कब भोज होगा भोलेनाथ की, फिर कब तुम जीमन करोगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। कभी कभी हम लोग बारात भी जुलूस निकाल लेते थे। भाई अब इनकी बारात की बारी आ गई। कभी कभी ये क्या कर लेते थे, बारात भी निकाल लेते थे। कनस्तर का तंबूरा बजाते, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाई जाती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते, वे चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने तक जाकर दरवाजे लगती थी। मतलब चबूतरे के इस साइड से जाते और चबूतरे के उस साइड उनका घर भी आ जाता था। वहाँ कांट की पटरियों के घेर, गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए गए छोटे आंगन में कुल्ही, मतलब जो कुल्हे का कलसा रखा रहता था, मतलब वहीं पे सारा सामान रखा हुआ था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। अब लौटने के समय जो कटोली पर जो लाल ओहरा था, मतलब घूंघट था डालकर, जो दुल्हन थी उस पर घूंघट डला हुआ था,
उसमें दुल्हनिया को चढ़ा दिया, जो पालकी थी उसको सजाया गया, फिर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया गया। लौट आने पर बाबूजी ने जो ही होरा मतलब घूंघट हटाया, उघाड़ कर दुल्हनिया का मुख निहारने लगते, जो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब उनको शर्म आ जाती, भाई नई दुल्हन का चेहरा कौन दिख रहा है, पिताजी देख रहे हैं, तो क्या करते, हंसते ही भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही रात जमती थी कि खेती की जाए। अब पहले शादी कर ली, अब क्या करेंगे, खेती। बस चबूतरी के छोर पर गिरनी गड़ जाती, मतलब खेत बन जाते, और उसके नीचे गली कुआं बन जाता था। मूंज की बट्टी हुई जो पतली रस्सी थी, उसमें चुक्कड़ बांध जो गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। जो गराड़ी होती ना, जो कुएं में या इनमें हल में लगाई जाती है वो, और दोनों लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। भाई वो क्या करने जाते थे, अब हल जोतने चले जाते थे। 2 बैल किसको बनाए, 2 लड़कों को। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआटा। बड़ी मेहनत के में खेत जोतते बोए और पटाए जाते थे, मतलब बहुत मेहनत लगती थी। बीज डाला, हल जोता, ऐसे करके बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती थी। फसल तैयार होते देर न लगती। अब भाई नकली फसल है तो टाइम तो लगेगा ही नहीं, खेल की फसल है तो उसमें कौन सा टाइम लगेगा। और हम हाथों हाथ फसल काट भी देते। वाह, मतलब फसल लगाए 1 मिनट नहीं, उन्होंने क्या किया, फसल को हाथों हाथ काट दिया। काटते समय गाते, अब एक और तुकबंदी, ऊंच नीच में बई के कियारी, जो उपजी सो वही हमारी। मतलब जैसे भी हमने उगाया वो सब क्या है, हमारा है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद दिया जाता था। अब कसौरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए, मतलब जो मिट्टी के दिए होते हैं उनसे तराजू बनाकर तोलकर राशि तैयार कर लेते थे। भाई ये इतना तेरा है, इतना मेरा है। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, भाई इस साल की खेती कैसी हुई है। भाई इन्होंने इतनी मेहनत करके खेती की, फिर हाथों हाथ फसल काट दी, तो लगे हाथ बाबूजी ने भी पूछ लिया, भाई तुम्हारी इस साल की खेती कैसी हुई है। बस फिर क्या, हम लोग जो तो क्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हंसते वहाँ से भाग जाते हैं। कैसी मौज की खेती थी, मतलब कितना मज़ा आया उस खेती में। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, मतलब रोज़ बराबर में वो ज़िंदगी नहीं, जीवन में वो क्या करते थे, ऐसे नाटक खेला करते थे। बटोई भी कुछ देर ठिन ठिन कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग दरदरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते थे, तब कूद कूद कर चिल्लाते थे, चलो भाइयों, दरदरी सूत पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरा दानी पालकी, मतलब घूंघट से ढकी हुई, जो पर्दे से ढकी हुई होती ना पालकी, देख पाते थे, तब खूब जोर से चिल्लाने लग जाते थे, रहरी में रहरी पुरानी रहरी, डोला के कन्हैया हमारा मेहरी। इसी इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर डेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ये तो सभी के साथ होता है, जो अच्छे लोग होते हैं कभी कभी उनकी सूरत हमें याद नहीं होती, शक्ल याद नहीं होती, लेकिन जो बुरे होते हैं ना, उनकी शक्ल हमें हमेशा याद रहती है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोर मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। मतलब इतना क्रोधित आदमी हमने कभी जीवन में नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी की कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुप चुनकर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। मतलब जो पके हुए आम थे वो क्या करते थे, आंधी की वजह से टूटकर गिर जाते थे, उनके बाद वो उसे चुग कर, मतलब उसे चुन चुन कर क्या कर लेते थे, खा लेते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्लाने उठे, मतलब उन्होंने डर लग गया, फिर मस्ती से, क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रहा था। लेकिन एक तरफ बिजली भी काफ़ी चमचमा रही थी और आकाश भी काला पड़ गया था। एक पैसा की लाई बाजार में चितराई, बरखा उधरे भिलाई। मतलब ये क्या कर रहे हैं, तुकबंदी कर रहे हैं। लेकिन बरखा न रुकी। अब यहाँ पे बोल रहे कि लेकिन क्या नहीं रुकी,
बरखा नहीं रुकी, बारिश नहीं रुकी, और भी मूसलाधार पानी मतलब जो बहुत तेज बारिश है वो होने लगी। हम लोग पेड़ों की जगह जड़ से उड़ से सट गए, मतलब वहाँ पे क्या करें, नीचे उनके बैठ गए। जैसे कुत्ते के कान में अठई, अठई मतलब होता है जूं, जो उनकी बालों में होती है ना छोटी छोटी जुएं, उसको बोलते हैं अठई, चिपक जाती है, वैसे हम भी क्या करें, पेड़ की जड़ों पर चिपक गए। मगर बरखा जमी नहीं, थमी गई, मतलब ना तो वो रुकी और ना ही धीमी हुई। बरखा बंद होते ही भाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, मतलब बारिश हुई तो उन्होंने क्या नजर आए, बिच्छू ही बिच्छू चारों तरफ नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों ने बेजू बड़ा ठीक, मतलब जो ढीठ था, जो बेजू था वहाँ का, वो बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गया। अब ये मूसन तिवारी कौन है? बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, मतलब ये जो बीसन तिवारी है वो क्या है, एक बूढ़ा आदमी है। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, अब बेजू ने उनको चिढ़ाकर क्या बोला, बुढ़वा बेईमान मांझे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सुर से सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये किसी का मजाक उड़ाते हैं ना तो बच्चे उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते, तो उन्होंने भी क्या किया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, मतलब उनको भी डांट दिया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आधी हो चले थे, मतलब आधे रास्ते में वो जा रहे थे। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। मतलब तिवारी यहाँ कौन है, एक पाठशाला की टीचर है, अध्यापक है। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। मतलब उन्होंने क्या किया, 4 लड़कों को गिरफ्तार करके चले। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी ने सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। जो गुरुजी की सिपाही थी उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर हमला कर दिया। बेजू तो 9-11 हो गया, भाई बहुत फास्ट था वो, तो 9-11 हो गया जो गया। हम पकड़े गए, अब उन्होंने वही थे, वो तो पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, खूब डांटा उन्हें। बाबूजी ने यह हाल सुना, मतलब बाबूजी के पास पहुंच गई शिकायत। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे, फुसलाने लगे, मतलब मनाने लगे उन्हें। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। अब भाई वो तो बड़े शरारती थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, मतलब भिगो दिया। वह गुरुजी की चिचोरी, मतलब उनसे ना वो करने लगे, विनती करने लगे, अनुरोध करने लगे करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। अब क्या गाते थे वो भी देख लेते हैं। माई पकाई गरम गरम पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। मतलब मम्मी ने गरम गरम पुए बनाई है और हम तो क्या करेंगे, पुए खाएंगे, जुए नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुन अलाप ने, मतलब वही वापस से तान, उन्हें जो गाना गाया था अभी वही वापस से गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, मतलब उनके सामने जो मक्के का खेत था उसमें चले गए वो। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। अब चिड़ियों का झुंड चरता थोड़ी है, वो तो दाने चुग रहे थे। कहने का मतलब यहाँ वो क्या कर रहे थे, दाने चुग रहे थे। वह दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। अब शैतान बच्चे तो यही करेंगे, पर एक भी हाथ न आई, वो भी उनसे ज़्यादा स्मार्ट है। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर लो पेट। मतलब राम जी का क्या है, ये राम जी का ये मक्का है और राम जी का ये खेत है। अब चिरई खा लो और अपना क्या करो, पेट भर लो। हमने कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, मतलब इन दोनों को क्या समझते, एक दूसरे के समान ही समझते, क्योंकि बंदर भी क्या होता है, शरारती, और बच्चे भी शरारती होते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी
लीचने लगे, मतलब उसमें पानी डालने लगे। अभी शरारती हैं तो इतना तो करेंगे ही, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। ओ माय गॉड! रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले, मतलब बहुत तेजी से वो भागे। कोई औंधा गिरा, मतलब कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, किसी का सिर फूट गया। ओ माय गॉड! किसी का तो सिर ही फूट गया, किसी के दांत टूटे। अब यहाँ तो दांत भी टूट गए। सभी गिरते पड़ते भागे भाई, भागो भागो यहाँ से। हमारी सारी देह लहू लुहान, मतलब खून ही खून आ गए, रक्तदान हो गए। पैरों में तलवे कांटे की छलनी हो गई, मतलब शायद स्लीपर्स नहीं पहनी होगी तो क्या हो गए, कांटे ही कांटे चुभ गए। आगे है, हम एक सुर से दौड़े, मतलब एक साथ दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। अब एक साथ घर में भी घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक थे, मतलब बैठे थे और सारे में बैठकर हक्का गुड़गुड़ा रहे थे, मतलब वो जो हुक्का होता है ना वो पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली, क्योंकि मैया की गोद में क्या होता है, ममता और स्नेह होती है। मैया चावल अमनिया मतलब छान रही थी, कर रही थी। हम उसी के आंचल में जाकर छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़कर बैठी अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, मतलब गले से लगा लेती, और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में छिपाकर हमें चूमने लगती, गोद में ले लेती। बड़े संकट में पड़ गए। अब झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, क्योंकि पहले के लोग हल्दी लगाते थे, क्योंकि हल्दी क्या होती है, एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, इसलिए घावों पर वो लगाई जाती है। घर में कोलाहल मच गया था, मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो गया था। हम केवल धीमे स्वर से सा मतलब जैसे सुबकते ना वैसे कर रहे थे, करते हुए मैया के आंचल में चुके, मतलब लुके चले जाते थे, मतलब छुप जा रहे थे। सारा शरीर थक थक काँप रहा था, डरा हुआ था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, लेकिन आंखें खुल नहीं रही थी, पर वे खुलती ही गले लगा लेती, मतलब खुल नहीं रही थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड प्यार से हमें गले लगा लेती। माँ तो ममता की मूरत मानी जाती है। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट से मैया की गोद से हमें वापसी गोद में ले लिए, खुद की गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी, मतलब इतने ज़्यादा मगन हो गए कि उन्होंने मैया के आंचल को छोड़ा ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि मैया का जो आंचल होता है उसे ममता का और स्नेह भरा आंचल। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके पास के बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना।